तो आज अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो थर्मोडायनेमिक्स को अपने के इस तरह से पढ़ना है कि अपने पास दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे, एक तो थर्मोडायनेमिक्स से, एक थर्मो केमिस्ट्री से। क्लियर है? दो पार्ट, दोनों अलग अलग पार्ट है। डायनेमिक्स कुछ हद तक फिजिक्स से मिलती है और केमिस्ट्री इंटायरली अलग है। मोस्ट क्वेश्चन दोनों से आते हैं, एक आधा क्वेश्चन इधर से आता है, एक आधा क्वेश्चन उधर से आता है। अपने एनसीईआरटी में एक ही नाम से चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन रियलिटी में कितने चैप्टर है? दो। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स और थर्मो केमिस्ट्री। क्लियर है? अपन शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो भाई आपसे कोई पूछे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, फ्लो ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी का फ्लो पढ़ते हैं, जिसमें किसका फ्लो पढ़ते हैं? नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स, नॉन एज। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ए फ्लो ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी का फ्लो पढ़ेंगे पूरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ये एनर्जी का फ्लो। किसका फ्लो है बेटा? अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है कि जो दुनिया है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। उनमें से एक चीज का नाम है सिस्टम, एक चीज का नाम क्या है? सिस्टम। और एक चीज का नाम क्या है? सराउंडिंग। अब हमसे कोई पूछे सिस्टम क्या है, तो देखो सिस्टम क्या है कि बेटा सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जहां हम काम करते हैं, जहां हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो काम तो हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो जितनी दूर तक आपको वर्क ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका सिस्टम रहेगा। जैसे अगर मैं इस कमरे में काम करता हूँ, किसमें काम करता हूँ? कमरे में। तो अगर मैं सिर्फ इस कमरे में काम करता हूँ, कमरा मेरा सिस्टम है। इस कमरे के बाहर पूरी दुनिया मेरा क्या है? सराउंडिंग। पूरी दुनिया। बस कमरा मेरा सिस्टम। कमरा क्या है? कमरे तक, कमरे के बाहर नहीं जाना है। और आप देखोगे कमरे का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में फर्क है। लेकिन मैं कमरे पे एक टेबल पे आ जाऊं और टेबल पे गैस लगा के उसके ऊपर बर्तन रख के पानी गर्म करने लग जाऊं, तो मेरा वर्क ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ पानी का गर्म होना है। पानी का। तो मुझे बताओ गैस किस में आएगा? सिस्टम में आएगा, सराउंडिंग में? सिस्टम में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पानी का गर्म होना है। वो कोई मतलब है? जो आपका गैस है उससे कोई मतलब नहीं। मेरा सिस्टम सिर्फ इस बर्तन के अंदर तक सीमित हो गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्या है? पानी का गर्म होना। चाहे वो गैस से हो, चाहे इलेक्ट्रिक रोड लगा के हो, मुझे इससे कोई लेना देना। लेकिन मेरा वर्क ऑफ इंटरेस्ट कहां तक आ गया बेटा? पानी के बर्तन तक। आ रही बात में? तो जहां मेरा वर्क ऑफ इंटरेस्ट है, तो अभी मेरा वर्क ऑफ इंटरेस्ट कौन है? ये पानी वाला बर्तन। इसके बाहर की पूरी दुनिया क्या है? सराउंडिंग। तो ये गैस भी किसमें है? सराउंडिंग। हरी बात में? तो मैं जहां पे मेरा जैसे कमरा इंटरेस्ट हुआ, तो कमरा मेरा सिस्टम। जहां मेरा काम हो रहा है वो मेरा सिस्टम, उसके बाहर की पूरी दुनिया सराउंडिंग। ये बात सबको समझ में आई बेटा? तो हमने क्या कहा बेटा? पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी वर्क नॉन एज ए सिस्टम। कि दुनिया का वो पार्ट जहां हम काम करते हैं वो तो क्या है बेटा? सिस्टम। एंड अदर देन सिस्टम, अदर देन ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स नॉन एज ए सराउंडिंग। ये बात सबको समझ में आई बेटा? जहां हम काम करते हैं वो सिस्टम है, और हमारे काम करने के अलावा बचा हुआ पूरी दुनिया क्या है बेटा? सराउंडिंग। ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, सिस्टम तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम ऐसा, इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो अपने अंदर से एनर्जी, मास दोनों का एक्सचेंज करने दे, दोनों का एक्सचेंज करने दे। तो अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अलाउ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक ओपन सिस्टम। मतलब अपन इसका डायग्रामेटिकली कैसे लिखा कि एनर्जी भी अंदर बाहर हो सकती है, मास भी अंदर बाहर हो सकता है। अगर किसी सिस्टम में आपको ऐसा होता दिखे तो आप उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट में मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की। किसकी बात करूं बेटा? क्लोज सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें से बेटा क्या हो? एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सके लेकिन मास का एक्सचेंज ना हो। सिस्टम इन विच मास कैन नॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन, नहीं है। क्लियर है? तो यहां से अपन एरो में क्या दिखा है? एनर्जी तो आ जा सकती है लेकिन मास आ जा नहीं सकता। ये बात सबको समझ में आई बेटा? दोनों दिक्कत। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किसकी बात करें? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, ना ही मास का। किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, ना मास का। क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या बेटा? एक बार फिर से सोच लो। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। क्लोज वाले में मास का एक्सचेंज ना हो और एनर्जी का हो। और आइसोलेटेड में दोनों का एक्सचेंज ना हो। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो जी। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अपन जैसे एग्जाम्पल की बात करें। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं ए हॉट कप ऑफ टी, एक गर्म चाय का प्याला।
क्या है, हॉट कप ऑफ टी क्या है, ओपन सिस्टम। सर कैसे कह सकते हो, मैं बड़ा सिंपल है, आप एक चाय को प्याले को लो, गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी चली गई सराउंडिंग में, क्योंकि आपका वर्क ऑफ इंटरेस्ट तो चाय का पहले, और उससे वेपर भी उड़ रही है गर्म चाय के पहले से, तो वो भी क्या है बेटा, मास का एक्सचेंज भी है। नेक्स्ट में अर्थ, अपनी अर्थ कैसा है, ओपन सिस्टम, जैसे सन से एनर्जी आ रही है, यहाँ से दिन रात को एनर्जी रिलीज भी करते हैं। दूसरी चीज मास का एक्सचेंज अलाउ है, आप चले जाओ, आप में दम होना चाहिए, रॉकेट चालू करो, स्टार्ट करो, चले जाओ, पत्थर गिरे थे, डायनासोर को पूछो, वो बताएंगे तुमको कि कोई आया था उधर से। क्लियर है, तो मास का एक्सचेंज तो क्या है बेटा, अलाउ है, मास का एक्सचेंज क्या है, अलाउ। गैलेक्सी, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में आप जा सकते हो, कोई मनाही दीवार थोड़ी खींच रखी है कि मत आना थप्पड़ मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका आना जाना अलाउ है, आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा, तो गैलेक्सी भी क्या है बेटा, एक ओपन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी, तुम क्या हो, ओपन सिस्टम, रोटी खाते हो, एनर्जी बाहर सर्दी में खड़े हो जाओ अभी ठंड लगने लग जाएगी, गर्मी में खड़े हो जाओ गर्म हो जाओगे, मतलब मास का भी एक्सचेंज, एनर्जी का भी एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या है बेटा, जो डाई थर्मल क्लोज कंटेनर, डाई थर्मल का मतलब होता है एक ऐसे बॉडी जिसमें से हीट का आना जाना अलाउ, हीट का आना जाना, जैसे नॉर्मल पानी की बोतल है किसी के पास, ये नहीं, ये नॉर्मल थोड़ी है, नॉर्मल जो ये वाली बोतल, ये वाली इसमें से पानी बाहर आ रहा है, ये वाली जो बोतल है ना, ये डाई थर्मल है, इसमें आप गर्म पानी भरो, क्या भरो, कुछ देर बाद देखोगे इसमें ठंडा हो जाएगा, ठंडा भरो एकदम चिल्ड, और गर्मी में गर्म हो जाएगा, तो ये क्या है, डाई थर्मल। ये मास तो एक्सचेंज रोक लेती है, लेकिन किसका एक्सचेंज नहीं होने देती बेटा, एनर्जी का एक्सचेंज। हमारे में मास का एक्सचेंज तो रोक लेती है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ है, तो ऐसी वॉल को बोलते हैं डाई थर्मल, क्या बोलते हैं, जो हीट को आने जाने दे, हरी भाषा में। तो डाई थर्मल क्लोज कंटेनर, जितने भी डाई थर्मल क्लोज कंटेनर है सब क्या है बेटा, क्लोज सिस्टम है, क्या है बेटा। नेक्स्ट में आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में आता है थर्मस फ्लास्क, क्या था बेटा, आपकी मिल्टन वाली बोतल, और वो हमेशा नहीं, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए तो आप उसे क्या, आइसोलेटेड है, क्या वो आइसोलेटेड, उससे दुनिया से कोई लेना देना, 10-15 मिनट तक तो ऐसा रखते, घंटे 1.5 घंटे के बाद में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे बाद तो बहुत बड़ा अंतर दिखने लग जाता है। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो जी सबको समझ में आ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल आइसोलेटेड सिस्टम, आर्टिफिशियल आइसोलेटेड सिस्टम कन्वर्ट इनटू क्लोज सिस्टम, इसका मतलब समझते हो बेटा क्या हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, जो हमने बनाया वो सब आर्टिफिशियल है, मैनमेड, और जितने मैनमेड आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कुछ दिनों में क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बात सच है, कैसे कह सकते हो बात सच है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी डाई थर्मल वॉल है, जितनी भी क्या है डाई थर्मल, जो ये आपका मिल्टन की बोतल है, इसमें आप गर्म पानी भरो, 24 घंटे बाद तो ठंडा ही मिलेगा, तो एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, लेकिन मास तो नहीं हुआ, तो जितने भी एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कुछ देर बाद कन्वर्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज सिस्टम में। ये बात क्लियर है। अगर मैं पूरी दुनिया यूनिवर्स को सिस्टम बना दूं तो सराउंडिंग बचेगा ही नहीं, और सराउंडिंग बचेगा नहीं तो कैसा सिस्टम कहलाएगा, तो यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्स को सिस्टम बना दिया तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा, क्योंकि सराउंडिंग बनेगा ही नहीं, लेकिन मार्वल वालों के हिसाब से नहीं है, वो तो मल्टीवर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो अगर मल्टीवर्स हुआ तो फिर तो यूनिवर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, ओपन सिस्टम, क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। क्लियर है, वो फर्जी है, ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो कोई दिक्कत, आगे बात समझ में, तो यूनिवर्स क्या है बेटा, एक परफेक्ट आइसोलेटेड, क्या है बेटा, परफेक्ट। क्लियर है, जब तक मार्वल की मूवी ना देखी हो, वो देखने के बाद तो क्या लगता है कि नहीं नहीं, मल्टीवर्स भी क्या है बेटा, एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो यूनिवर्स भी क्या हो गया, ओपन सिस्टम, तो फर्जी उनकी बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं है। चलो जी आगे चले। अब अगर बात करें प्रेशर कुकर क्या है, जो हमारा प्रेशर कुकर घर पे हम यूज करते हैं, अगर आप प्रेशर कुकर को ध्यान से सोचो, तो प्रेशर कुकर को आप क्या समझोगे, ओपन क्लोज, क्लोज सिस्टम, ओपन नहीं है, सीटी मारता है वो देखो डिपेंड करता है, अगर हम प्रेशर कुकर लें और उसमें ठंडा पानी भरें और उसको गैस पे ना रखें और बंद कर दें, तो क्या ठंडा पानी कुछ देर बाद में रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, लेकिन आपने गैस पे नहीं रखा तो सीटी भी नहीं मारेगा, तो मास का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो लो टेम्परेचर पे वो कैसा बिहेव किया उसने, तो सिस्टम की तरह बिहेव किया। क्लियर है, एनर्जी तो एक्सचेंज हुई पर मास से नहीं हुआ,
उसी प्रेशर कुकर को मैंने क्या किया, गैस पे रख दिया और गैस चालू कर दिया। अब एनर्जी का एक्सचेंज तो अब भी हो रहा है, अब वो सिटी मारेगा, तो वो क्या हो गया बेटा, ओपन सिस्टम। तो क्या समझ में आया बेटा कि प्रेशर कुकर लो टेम्परेचर पे क्या है बेटा, क्लोज। आप देख लो ना, लो टेम्परेचर पे क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, याद करने की कोई जरूरत है नहीं। ये बात सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड आता है उसका नाम है बाउंड्री। क्या है बेटा, बाउंड्री क्या है। तो आपसे कोई पूछे बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री देखो सिंपल से कहानी, बाउंड्री क्या है आप सबको पता, बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री किसी की नहीं होती, सबकी होती है, क्लियर है। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ विच सेपरेट विच ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। आ रही बात में कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का जो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, वो क्या कहलाती है बेटा, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विथ सेपरेट सिस्टम एंड ए सराउंडिंग नोन एज ए बाउंड्री। ये बात सबको समझ में आई बेटा, क्या किसी को दिक्कत इसमें। अब बाउंड्री कई तरह की हो सकती है। अब बाउंड्री का हमें स्पेसिफिक काम याद रखना है, ये नहीं कि सर इसकी और क्या क्या खासियत है, नहीं, मल्टी टैलेंटेड नहीं रखना है। हर बाउंड्री का एक स्पेसिफिक काम है, वो ध्यान रखना है। दूसरा काम मुझे नहीं पता उसका क्या है क्या नहीं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ रियल बाउंड्री, क्या कहूँ बेटा, रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री जैसे दीवार है, क्लियर है, चलो इसके अंदर से बार पार करके दिखाओ मुझे, जा सकते हो इसके अंदर से, नहीं। अगर आपकी जो दीवार है उसके अंदर से आप आ जा नहीं सकते, आ जा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल बाउंड्री है उससे मास कैन नॉट बी एक्सचेंज, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। हमारी बात में ये एक रियल बाउंड्री, कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, आप इसके अंदर से आ जा नहीं सकते। ऐसी बाउंड्री जिसमें से मास एक्सचेंज ना, उसे क्या बोलते हैं, रियल। फिर आता है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी बाउंड्री को समझना बहुत जरूरी है कि सर कैसे। आप सोच के देखो, आपके क्लासरूम है, ये गेट है, ये गेट खुला रहता है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं बनी हुई, खुला है। लेकिन तुम, मैं कहूँ क्लास से बाहर निकल, तो तुम क्या करते हो, इस गेट के जैसे बाहर खड़े हो जाते हो, या फिर क्लास में आने से पहले तुम इस गेट के बाहर आके तो बोलते हो क्लास के अंदर आ जाओ। मतलब आप एक बाउंड्री अज्यूम करते हो, बाउंड्री क्या करते हो कि सर कहाँ है थोड़ी में है बाउंड्री, उसको फील भी कर सकते हो। आप क्लासरूम में बैठे हो, आप क्लासरूम के बाहर जाओ, दोनों जगह टेम्परेचर फील करो, यहाँ थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म फील हो रहा है सर्दी का टाइम है, और बाहर जाओगे तो ठंडा है। जबकि मैंने हीट को मना थोड़ी कर रखा है, सर्दियों गेट खुला है, देखो थोड़ा ज्यादा आधा खुला पड़ा है, मैंने मना नहीं किया है, सर्दी अंदर आ सकती है, लेकिन पूरी नहीं आ रही। मतलब कोई तो चीज है यहाँ पे जो से रोक रही है, जो से बाहर और अंदर का एक संतुलन बना हुआ है कि पूरी अंदर नहीं आना है, पूरा अंदर है और अंदर की पूरी गर्मी बाहर है, कुछ तो अंतर है। अब सर्दी के दिनों में अगर आप कितनी सर्दी पड़ रही है, आप थोड़ा सा कोई कोना मिल जाएगा उस पर खड़े हो जाओ तो थोड़ी कम सर्दी लगती है। जबकि कोने को मना, सर्दी को ऐसा मना, सर्दी थोड़ी है कोने में नहीं जाऊंगी बोलो, कोई वो मना ही नहीं है, ओपन गेट है, आ जाओ अंदर। लेकिन कोई ना कोई इमेजिनरी बाउंड्री वर्क कर रही है यहाँ पे। अब वो इमेजिनरी बाउंड्री कितनी एनर्जी को अंदर आने देती है, कितने को नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इस गेट में से कोई मास पार्टिकल जब चाहे अंदर आ सकता है, जब चाहे बाहर। तो मुझे इतना पता है कि इमेजिनरी बाउंड्री में से मास कैन बी ट्रांसफर, मास कैन बी, है बाउंड्री पक्का, है बाउंड्री पक्का, अरे बोलो। तो इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, मास कैन बी ट्रांसफर, मास कैन बी एक्सचेंज, और रियल बाउंड्री में से मास का एक्सचेंज है। क्या ये दोनों बातें सबको समझ में आई बेटा, पक्का। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड कौन सी होती है बेटा, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे दीवार, जैसे एक वन बोतल देना, तेरी वाली बोतल दे, इस बोतल की बाउंड्री को मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मतलब एक्सचेंज या चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं दबाऊंगा तो बोतल टूटेगी, बोतल है, ऐसा नहीं कि बोतल की वॉल्यूम कम हो गई फिर वापस बढ़ गई, नहीं, इसकी वॉल्यूम में टूटेगी, ये बोतल टूटेगी, इसकी वॉल्यूम, इसकी दीवारों को मैं बदल नहीं सकता, दीवारों को बदले, अगर मैं दीवार बदलने की कोशिश करूंगा बोतल टूट जाएगी, बोतल ही। इस बोतल की क्या खासियत है, इसकी इसकी बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब बाउंड्री रिजिड है। जैसे कमरे की बाउंड्री रिजिड है, ये क्या है, अगर आप चाहते हो कमरा छोटा करना है तो टूटेगी, ऐसे नहीं कि आप कंप्रेस कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। अरे बोलो, जैसे तुम्हारे घर का गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में से पूरी गैस निकालने के बाद जैसे थोड़ी गैस सिलेंडर पिचक के छोटा सा हो जाता है, अरे बोलो नहीं, वो वही रहती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, रिजिड बाउंड्री, क्या बोलते हैं। और जो रिजिड बाउंड्री होती है उनकी वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्या सौदा हो रहा है, एक सेकंड, क्लियर है, जो रिजिड बाउंड्री उसे चेंज नहीं किया जा सकता।
तो वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स एकदम रहेगा। बाकी मुझे नहीं पता इनकी क्या खासियत है, लेकिन इतना पता है कि रिजिड बाउंड्री से वॉल्यूम चेंज है। तो कभी भी सिलेंडर लिखा है अपने क्वेश्चन में, गैस सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम बदलती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलता है। किस पे चलते हैं? लेकिन आता है फ्लेक्सिबल वॉल्यूम, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री कौन सी होती है? बैलून देखा सबने, बैलून को अगर आप फुलाते हो बाउंड्री बदल जाती है, जब गैस निकलती है तो बाउंड्री आगे जाती है। फ्लेक्सिबल है, कैसी है बेटा? वॉल्यूम कैन बी चेंज। तो अगर आपकी गैस एक बैलून में भरी हुई है, तो क्या अगर बैलून बदलेगा, बैलून का तो कुछ देर बाद में क्या होगा बेटा? वॉल्यूम बदलेगी उसमें। लेकिन गैस सिलेंडर में गैस की वॉल्यूम बदलेगी नहीं, चाहे गैस कम हो जाए चाहे ज्यादा। तो अगर सिलेंडर से मैं आधी गैस निकाल लूं तब भी सिलेंडर की वॉल्यूम वही है, और बोलो, और पूरा भर दूं तब भी वॉल्यूम है वही है। फ्लेक्सिबल क्या होता है बेटा? वॉल्यूम कैन बी चेंज। जैसे अपन पिस्टन समझते हो सब लोग, पिस्टन क्या होती है बेटा? पिस्टन यही तो है, ऊपर नीचे करने की। तो अगर ये पिस्टन है तो अगर मैं इसको नीचे ऊपर कर सकता हूँ, तो ये फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है? फ्लेक्सिबल। जैसे अपन सिरिंज होती है, डॉक्टर जो लगाता है तो उसको वो आगे पीछे करता है, और आगे पीछे करके क्या कर सकता है वो बेटा? वॉल्यूम बदल लेता है सिरिंज के अंदर की। अरे बोलो, ऐसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आई बेटा? फ्लेक्सिबल के बाद अपन पढ़ेंगे डाई एडियाबेटिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक क्या होता है? जिसमें से हीट का एक्सचेंज ना हो। किसका एक्सचेंज ना हो? हीट का। हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। किस सर? जैसे जैसे ये मिल्टन वाली बोतल आपकी, इसमें से हीट का एक्सचेंज नहीं होता कभी भी। आप इसको भर के फ्रीजर में रख दो, पानी ठंडा नहीं होगा। तो क्या होगा ना कभी, है ना, कि इसमें पानी भर के रख देती हूँ, सुबह सुबह ठंडा पानी इसी में से ले चलूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वैसा का वैसा रह जाता है। मतलब इसमें से हीट का एक्सचेंज नहीं होता। अरे बोलो, तो ये कैसी बोल हुई बेटा? एडियाबेटिक बोल। कैसी हुई? लेकिन इस बोतल को रख दो पानी में, आप फ्रीजर में रखो ठंडी हो जाएगी, गर्म रखो ठंडा, गर्म का ठंडा होता रहेगा। तो ये कैसी वॉल है? डाइथर्मल वॉल। कैसी है? तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर एडियाबेटिक वॉल है तो हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, और अगर डाइथर्मल है तो हीट कैन बी एक्सचेंज। तो हमने बाउंड्री के टाइप आपस में वैसे नहीं पढ़े, हमने नाम सीखे हैं। किसी ने कहा कि एक ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में कैसी बाउंड्री होना कंपलसरी है? एक इमेजिनरी बाउंड्री का होना कंपलसरी है, तभी मास का एक्सचेंज होगा, तभी मास का। अरे बोलो, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम में एडियाबेटिक वॉल का होना जरूरी है, तभी तो हीट का एक्सचेंज रुकेगा, वरना आइसोलेटेड कैसे बनेगा? अरे बोलो, एक क्लोज सिस्टम में डाइथर्मल का होना जरूरी है। अरे बोलो, तो किसी को कोई दिक्कत? तो ओपन इमेजिनरी बाउंड्री में से आप मास का एक्सचेंज कर सकते हो, रियल बाउंड्री में से मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते। डाइथर्मल में से आप हीट का एक्सचेंज कर सकते हो, एडियाबेटिक में से आप हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते। रिजिड की वॉल्यूम नहीं बदलती, फ्लेक्सिबल की वॉल्यूम है बदलती है। ये बात सबको समझ में आई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। सर एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होती है बेटा? ध्यान समझो, इसको समझना है। एक्सटेंसिव क्या होती है? प्रॉपर्टीज दोज आर वेरिएबल विथ ए अमाउंट। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के साथ वेरिएबल है क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टीज दोज आर वेरिएबल विथ ए अमाउंट नॉन एज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? प्रॉपर्टीज दोज आर वेरिएबल विथ ए अमाउंट, अमाउंट बदलने के साथ ही बदल जाए, वो सब क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज दोज आर कांस्टेंट विथ ए अमाउंट नॉन एज ए इंटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के साथ साथ क्या हो बेटा? अमाउंट बदल रहा हूं, क्या बदल रहा हूं मैं? अमाउंट। लेकिन वो क्या है बेटा? विथ अमाउंट क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो क्या कहलाती है? इंटेंसिव। क्या कहलाती है? इंटेंसिव। क्लियर है? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ये लाइन में बाद में समझाऊंगा, अभी तो बस लिखवा रहा हूँ। ये चीज समझ में आई? दे आर नॉन एडिटिव एंड नॉन सब्ट्रैक्टिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टियों को कभी जोड़ा या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी जोड़ा या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? नॉन एडिटिव एंड नॉन सब्ट्रैक्टिव। इनको ना तो कभी जोड़ा जा सकता है ना कभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अरे बोलो, और यहाँ पे अपने क्या सीखा? प्रॉपर्टीज 2000 कांस्टेंट विद अमाउंट नॉन एज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? और प्रॉपर्टीज 2000 वेरिएबल विद अमाउंट नॉन एज ए एक्सटेंसिव।
और ये कैसी होती है बेटा, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। तो हमने क्या सीखा कि सर ये प्रॉपर्टियां क्या है बेटा, मास के साथ बदलती हैं, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव है। ये प्रॉपर्टियां मास के साथ बदलती नहीं है, क्लियर है। और एडिटिव और नॉन सब्ट्रैक्टिव होते हैं, नॉन एडिटिव और नॉन सब्ट्रैक्टिव। इनको आपस में जोड़ा या आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन है बेटा, ये कैसे अपने क्या है बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है। ये जो है ये क्या है बेटा, रेशियो टू एक्सटेंसिव ऑलवेज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। ऐसे पता है, हमें ऐसे ही पता है, हमने देख देख के बार बार देख देख के समझ के आगे समझा भी देंगे कैसे है। तो मैंने शुरुआत की लाइन तो ये कही थी, एक्सटेंसिव क्या है जो मास पे डिपेंड है करती है, इंटेंसिव है जो अमाउंट पे डिपेंड है नहीं करती, एडिटिव नॉन एडिटिव तो आपको भी बाद में समझा दूंगा। मैं भी शुरुआत में बस लिखवाने के हिसाब से मैंने पर्पस में बोला है कि एक्सटेंसिव एडिटिव होती है जबकि इंटेंसिव नॉन एडिटिव होती है। और दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव। और कि सर दो इंटेंसिव का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इतना पता है दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। अब बात करते हैं, समझते हैं। आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव अगर पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, किसी एक चीज को पहले से एज्यूम करना है। जैसे आपने इस बोतल को एज्यूम करना है, आज से आपके लिए ये सब कुछ है। इस बोतल को एज्यूम कर लिया, अब ऐसे नहीं कि सर एक बोतल और लिया हूं, नहीं, एक ही बोतल। इसके टुकड़े करने हैं, क्या करने हैं, तो टुकड़े होमोलाइटिक करने हैं, क्या करने हैं, होमोजेनियस, इसको बराबर टुकड़े तोड़ने, सेम सेम। आप एक इसको देखो और इसके बराबर 100 टुकड़े कर दो, बराबर क्या कर दो, और उस 100वें टुकड़े में और उस बोतल में कंपेयर कर लेना, क्योंकि इस बोतल का अमाउंट और 100वें टुकड़े का अमाउंट अलग अलग है। तो हमने अमाउंट तो वेरिएबल कर दिया, अमाउंट तो क्या कर दिया। अब जो इस बोतल की प्रॉपर्टी है और उस टुकड़े की प्रॉपर्टी अगर सेम आ गई तो आप कह देना एक्सटेंसिव की इंटेंसिव पता लग जाएगा। अगर सेम आ गई तो इंटेंसिव, नहीं आई तो आई बात समझ गई। सर सबसे पहले एग्जांपल लो, सबसे पहला एग्जांपल वेट, सबसे पहला एग्जांपल इस बोतल का वेट देख लो, इसके 100वें टुकड़े का वजन देख लो, सेम सेम के अलग अलग, मतलब वेट क्या हुआ, एक्सटेंसिव। अमाउंट के साथ वेरिएबल है, अमाउंट के साथ है एरिया। इस बोतल का एरिया देखो, इसके 100वें टुकड़े का एरिया देखो, सेम सेम के अलग अलग, इसका मतलब है एक्सटेंसिव। फोर्स, इस बोतल के द्वारा लगाया गया फोर्स और 100वें टुकड़े का फोर्स अलग अलग है, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम अलग अलग है, इसका और 100वें टुकड़े का वॉल्यूम अलग अलग है। अपने समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। ये बोतल है 100 डिग्री पे, कितने पे, इसमें पानी भरा 100 डिग्री पे, इसमें से 2 बूंद बाहर निकाल ली तो उनका भी टेम्परेचर कितना हुआ, 100 डिग्री। और बोलो कोई गर्म चीज है उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो ऐसे थोड़ी 2 टुकड़े करते हैं 50 इसका 50 इसका, नहीं। अरे बोलो टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर तो क्या रहना है, सेम। अरे बोलो जैसे पूरी की पूरी आपके पास दाल भरी हुई, आपने एक चम्मच दाल लेता है, जैसे बाहर ले तो ठंडी थोड़ी होगी, इसे हो तो जाती है, मैंने वो तुम फूंक मार के कर देते हो। अरे लेते ठंडी थोड़ी है कि निकाला कि ठीक है पूरी दाल 100 डिग्री पे तो एक चम्मच लेने पर 1 डिग्री से रहेगी ठंडी, ऐसा तो नहीं होता, नहीं। टेम्परेचर क्या है बेटा, इंटेंसिव। कैसा है बेटा, नेक्स्ट वन है मोलर मास। तो अगर मैं तुम्हें कहूं 20 ग्राम हाइड्रोजन, आपको 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेनी है और आपको 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेनी है, दोनों गैस को अगर आप देखो तो पहले वाले गैस में मोल निकालने के लिए 20/2 करते हो, दूसरे वाले में भी 40/2 करते हो। आपने अलग अलग मास लिया है लेकिन आपने क्या लिया है बेटा, मोलर मास क्या लिया है, सेम। इसका मतलब मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, सेम। इसका मतलब मोलर मास कैसा है बेटा, इंटेंसिव। ये बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं तुमसे कहूं मोल कैसा है, आपको पता है 20 ग्राम का अलग आएगा, 40 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर क्या है। ये बोतल है, इस बोतल का फोर्स देख लो, इस बोतल का एरिया देख लो, फिर 100वें टुकड़ा लिया तो 100वें टुकड़े का फोर्स क्या होगा बेटा, 100 गुना कम, एरिया भी तो 100 गुना कम होगा। अरे बोलो, तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन है। अब आपको पता है फोर्स 100 गुना कम हुआ है और 100 टुकड़े किए होमोजेनियसली, तो एरिया भी कितना गुना कम हुआ है, तो नेट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 100 कट गया। इसलिए हमने क्या कहा, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, क्योंकि ऊपर वाले में जितना चेंज होगा नीचे वाले में ही होमोजेनियस करना है। ऐसे नहीं कि सर मैं टुकड़े बराबर करूं नहीं तो नहीं बात है, तो बात है नहीं। अरे बोलो
एक चीज की, ऐसे नहीं कि सर एक बोतल तो ये ले लूं, एक मैं बहुत बड़ी बोतल ले लूं, दोनों का तो फिर तो नहीं आ रहा सेम सेम। अरे आपको कोई चीज पहले एज्यूम करनी है, उसके टुकड़े करने होमोजीनियसली। उस होमोजीनियस टुकड़े में मतलब आपने बराबर किया और सेम प्रॉपर्टी थी, सेम प्रॉपर्टी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? तो गैस का प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या है बेटा? फिक्स है। और बोलो तो इसलिए हमने आगे से हम ध्यान रख लेंगे दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास रेजिस्टेंस। इसके बारे में क्या राय है? हर वेट बढ़ाने में बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी के बारे में क्या कहना है? एक वायर का तो सेम ही होता है, चाहे कितना बड़ा टुकड़ा लो। क्लियर है? नेक्स्ट वन अपने पास आता है कंडक्टेंस। ये वैसे 12th क्लास में आता है, 11th क्लास में तो नहीं है, 12th क्लास में तुमने पढ़ रखा है सबने। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? 1/r। आर डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड करता है। और बोलो कंडक्टिविटी रो। तो कंडक्टिविटी क्या है? इंटेंसिव। समझ में? नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कितने डिग्री पानी का, सॉरी कितने ग्राम पानी का 100 डिग्री होता है? 10 ग्राम। हर पानी का ही होता है, कभी बात ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? हर पानी का 100 डिग्री है, तो कितना अमाउंट लो? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हुआ बेटा? इंटेंसिव। कैसा हुआ? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या राय है? सेम ही बात रहेगी मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी, क्योंकि कभी ये बात थोड़ी हुई 10 ग्राम पानी का मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हमेशा किसी भी पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हुआ? अरे बोलो इंटेंसिव। अब मैंने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी मोल में। क्या कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी बेटा? W/W, W/V, V/V। अरे बोलो मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। इन सब में मैं इतना जरूर जानता हूं कि सब में दो हमेशा क्या है बेटा? दो वेट अपॉन वेट मतलब दो एक्सटेंसिव का रेशियो है। W/V दो एक्सटेंसिव का रेशियो, W/W दो एक्सटेंसिव का रेशियो, मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलिटी मोल अपॉन वेट, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा ही क्या होता है? इंटेंसिव। तो अपन कंसंट्रेशन टर्म को क्या बोलेंगे बेटा? इंटेंसिव। आई बात समझ में? अब आप सब लोगों ने 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों चीज पढ़ी है, ई नोट सेल और ई सेल। ये दोनों क्या है बेटा? इंटेंसिव। कैसा है बेटा? इंटेंसिव। सर कैसे? ई नोट सेल तो इंटेंसिव आप जानते ही हो कि सर ई सेल कैसे नहीं होता है? तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अरे मैं कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अमाउंट का नहीं। अमाउंट का मतलब टुकड़ा कर देना। कि सर जैसे जैसे आप सब लोगों ने सेल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेल। सेल चलता है, कंसंट्रेशन चलता है। आप कहते हो इसका फॉर्मूला भी आप 12th क्लास में पढ़ते हो, तो E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग क्यू। क्यू क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। अब सोच के देखो, एक सेल के अंदर 5 मोल है। कितने मोल है? 5 लीटर में, तो कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोल पर लीटर। 1 मोल है। इस सेल के दो बराबर टुकड़े कर दिए होमोजेनियस करने, तो दो टुकड़े करते, अमाउंट तो आधा आधा हो गया। अमाउंट तो ऊपर भी 2.5 मोल है, नीचे भी 2.5 मोल है। नीचे कितने लीटर है? 2.5 लीटर। ऊपर कितने लीटर है? ऊपर कंसंट्रेशन बताना। कंसंट्रेशन तो वही रहेगी। अमाउंट से क्या मतलब है? अमाउंट की बात हुई है, कंसंट्रेशन की नहीं। तो इसका मतलब ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन तो अगर आप होमोजेनियस तोड़ोगे तो बदलेगी। सेल को अगर मैं आधा कर दूं ना, तब भी ई वही रहने वाला है। ई वही। समझ में आया बेटा? तो ध्यान रखना, ई और ई नोट सेल दोनों क्या है बेटा? अब ये वाली टर्मिनोलॉजी अपने, ये तो तुमने पढ़ रखी थी, तो तुम्हारे जो बेसिक्स नॉलेज थे उनके बेस में मैंने छांट दिया। इनको मैं चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, तुम इनकी बेसिक नॉलेज अभी रखते ही नहीं हो। इसलिए कौन कौन सी बेसिक किस किस के रखते हैं? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ये क्या होते हैं? इन्हें अपन क्या करेंगे बेटा? पढ़ेंगे। इन्हें अभी अपन पढ़ेंगे। ये बात सबको समझ में आया बेटा? जब जब मैं पढ़ाऊंगा तब साथ साथ में क्लियर करा दूंगा। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अब ध्यान रखना, इन सब के नाम के आगे अगर मैं स्पेसिफिक लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? स्पेसिफिक। जैसे मैं इनके नाम के आगे स्पेसिफिक लगाऊंगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो सारी इंटेंसिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी? सर कैसे? मैं आगे पढ़ा दूंगा, आगे पढ़ा दूंगा। अरे बोलो। तो अपन ने क्या लिखा? जितने भी जिनके आगे स्पेसिफिक होंगे लिखे होंगे वो भी क्या होंगे बेटा? इंटेंसिव। तो क्या सबको एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आया बेटा? पक्का? कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। समझ में आ गया अच्छे से? और करना कैसे? आपको वो जो चीज दी उसके टुकड़े कर देने दो होमोजीनियसली। कैसे करने? आधा इसलिए कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा नहीं, होमोजीनियस टुकड़ा कर देना, अपने आप समझ में आ जाएगा।
टर्म का क्या, और जो टर्मोलॉजी हो तो मैं पढ़ाई दूंगा। अब हमें एक नई चीज पढ़नी है, इसका नाम है बेटा स्टेट फंक्शन। क्या नाम है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखो बेटा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, ध्यान समझना। अगर मैं कहूं कि मैं ए से बी जाना चाहता हूं, क्या जाना चाहता हूं? ए से बी। क्लियर है? ए से बी जाने के तीन पाथ है मेरे पास, एक, दो, तीन। तीनों पाथ में अगर मैं जाऊं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं, किसी फंक्शन एफ की बात कर रहा हूं, किसी फंक्शन एफ की, तो जो डेल्टा अगर तीनों पाथ में सेम है, डेल्टा तीनों पाथ में क्या है? सेम। डेल्टा एफ तीनों पाथ में क्या है? सेम। तो मैं क्या कहूंगा? एफ एक स्टेट फंक्शन। एफ क्या है? कि मतलब अगर मैं कहूं मैं इस पाथ से गया, इस पाथ से गया और इस पाथ से गया, और मैंने प्रेशर डेल्टा पी, चेंज इन डेल्टा पी निकाला, तो डेल्टा पी क्या आएगा? प्रेशर ऑफ बी माइनस प्रेशर ऑफ ए। और अगर ये तीनों पाथ में सेम आया तो मैं प्रेशर को स्टेट फंक्शन बोलूंगा। इसको बोलूंगा, जैसे तुम अच्छे घर के बच्चे हो, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? कुछ नहीं, तुम्हारे घर वाले अच्छे, तुम तो खत्म हो। तुम तो क्या हो? तो कोई बच्चा अच्छे घर का कब कहलाता है? जब घर वाले अच्छे हैं। हमारा इसमें कोई रोल है? तुम तो खत्म हो, तुम तो क्या हो? खत्म। सेम कहानी है कि प्रेशर स्टेट फंक्शन कहलाता है क्योंकि डेल्टा पी पाथ इंडिपेंडेंट है। एग्जामिनर फंसा लेगा, वो कहेगा प्रेशर पाथ इंडिपेंडेंट है, कि ना, प्रेशर पाथ नहीं, डेल्टा पी है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट है। डेल्टा पी क्या है? चेंज हर पाथ में सेम आता है, इसलिए पी का नाम क्या रख दिया? स्टेट फंक्शन। सर ऐसा क्यों? क्या इंसानों की दुनिया कुछ भी करे? इंसानों की दुनिया है, कुछ भी करे, मैं क्या कह सकता हूँ? इंसान है, इंसान ने कहा ऐसा ही रखने का, ऐसा ही रखने का। सारी बात में तो इंसानों की दुनिया में हम ज्यादा सोचते वोचते नहीं है। जैसा इंसान कहता है वैसा करने का, मस्त रहने का। क्लियर है? ज्यादा बोले बुलाए तो इंसान मार मुड़ देता है। क्लियर है? इंसानों की दुनिया में रहने के क्या है? कुछ रूल्स है, क्या है बेटा? और किसने बनाए? इंसानों ने, ताकि इंसान इंसानों की दुनिया में आराम से रह सके। ठीक है? तो ये चीज सबको क्लियर हो बेटा? तो अब ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन आएगा कि पी स्टेट फंक्शन है, पी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, पी स्टेट फंक्शन है क्योंकि डेल्टा पी किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? इसमें किसी को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने लिख दिया। अब मैंने सबके लिए एक जॉइंट क्वेश्चन बोल दिया कि फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, नॉन एज स्टेट फंक्शन, नॉन एज डेल्टा एफ इज पाथ डिपेंडेंट, इस डेल्टा एफ इज समझ में आया बेटा? जैसे अगर मैं बात करूं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने बस अभी लिखवा दिया है। ये सब के सब स्टेट फंक्शन है, सब के सब क्या है? क्यों? क्योंकि इनका चेंज क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। चेंज क्या है? समझ में आ गया बेटा? चलो जी, आगे किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पाथ फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? पाथ फंक्शन की। अब पाथ फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन दोज डिपेंड्स ओवर पाथ, वो फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड है करते हैं, क्या कहलाते हैं? पाथ फंक्शन। सिंपल सी कहानी, पाथ पे डिपेंड है करते हैं। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही है, इन दो को याद कर लो, बाकी सब स्टेट है, बाकी सब है मामला खत्म करो। कौन है दो? हीट एंड मामला खत्म। हीट एंड वर्क क्या है बेटा आपके? पाथ फंक्शन। बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें कहूं कि जैसे अगर हमें पता है कि ए से बी जा रहा हूं, तो मैं तीन अलग अलग पाथ से गया, तो पाथ फंक्शन सेम आएगा कि अलग अलग? अलग। पाथ फंक्शन तो अलग अलग आएगा ना। पाथ फंक्शन क्या आएगा? अगर मैं स्टेट बदल दूं तो रहे, तो पाथ फंक्शन सेम आएगा कि अलग आएगा? सर स्टेट बदलोगे तो पाथ तो पक्का ही बदलेगी। स्टेट बदलोगे पाथ तो पक्का ही। तो हमें कोई कहे कि स्टेट बदल दी, मैं पाथ तो बदल ही गया। अरे भाई, जब स्टेट नहीं बदली तब भी अलग अलग पाथ है, स्टेट बदले तो पाथ तो पक्का बदला है। तो ये तो हमेशा बदलेगा, तो हमेशा बदलेगा। जबकि वो सिर्फ कब बदलेंगे, उनका चेंज कब बदलेगा? जब आप स्टेट ही बदलोगे। क्या बदलोगे? स्टेट। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? और हमारे पास कितने स्टेट फंक्शन है बेटा? हीट एंड वर्क। कितने पास फंक्शन? दो, हीट एंड वर्क। तो आराम से याद हो गए, बाकी सब क्या है? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब अगर अपन बात करें कि भाई हीट एंड वर्क क्या होते हैं, क्लियर है? हीट और वर्क दोनों क्या है बेटा? बोथ आर ए, अरे बोलो, बोथ आर ए पाथ फंक्शन। एक सेकंड रुकना। देखो बेटा ध्यान से, अगर बात करें हीट और वर्क, अब हीट एंड वर्क दोनों दोनों क्या है? पाथ फंक्शन होते क्या है? बोथ आर बाउंड्री, बोथ आर टाइप ऑफ एनर्जी, बोथ आर
दोनों एनर्जी के टाइप है। जितनी हम थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी पढ़ेंगे हम दो तरह की एनर्जी मान लेंगे, एक मानेंगे हीट और एक मानेंगे वर्क। ऑन बाउंड्री फंक्शन, बाउंड्री हमारा सारा हीट और वर्क बाउंड्री से आएगा। कहां से आएगा? बाउंड्री से हम हीट एंड वर्क का एक्सचेंज करेंगे, बाउंड्री से हम क्या करेंगे? हीट एंड वर्क का। क्लियर है? तो दोनों हमारे थर्मोडायनेमिक्स में टोटल एनर्जी की दो पार्ट में तोड़ेंगे अपन, एनर्जी है उसको दो पार्ट में, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हीट और एक है। अगर किसी सिस्टम में और सराउंडिंग में जितनी एनर्जी एक्सचेंज होती है वो हम दो तरीके से मानेंगे, एक हीट और एक है वर्क। सिस्टम और सराउंडिंग में अपन ने कहा था एनर्जी एक्सचेंज के बेस पे तो बोला था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। तो वो एनर्जी एक्सचेंज दो तरह की, कितने तरह की है? या तो हीट के थ्रू होगी या वर्क। कि सर हीट क्या होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, टेम्परेचर है। अभी आपको पता है बाहर ठंड अंदर गर्मी है, तो अंदर से हीट बाहर जा रही, तो जो एनर्जी बाहर जा रही है इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो तो हीट है, वो तो क्या है? इसके अलावा अगर कोई तरीके से बाहर जा रही है, अरे बोलो, वो वर्क है। वो क्या है? वर्क। आ रही बात समझ में? जैसे गर्मी पड़ती है तो आपको पता है बाहर गर्मी अंदर ठंड है, तो बाहर से गर्मी अपने आप अंदर आ रही है, वो किसके कारण आ रही है? टेम्परेचर डिफरेंस से। किससे आ रही है? तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बाहर से क्या आ रही है? एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी। तो वो तो क्या कहलाएगी? हीट। लेकिन हमने एसी चला दी, क्या चला दी? एसी अंदर से पकड़ पकड़ के एनर्जी को बाहर फेंक रही है, लेकिन वो तो उल्टा काम कर रही है। अरे बोलो, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो बाहर से अंदर आनी चाहिए थी, अंदर से बाहर फेंक रहे, वो क्या है? वर्क है। क्या है? तो वर्क क्या, जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हुआ, वो तो क्या है बेटा? हीट। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको देखा कभी किसी का सामने वाले का हाथ गर्म होता है तो आपको गर्माहट लगती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस था। लेकिन आपका सामने वाला टेम्परेचर सेम है, तो अगर हाथ मिलाओगे तो कोई आपको एनर्जी एक्सचेंज होता है फील है? अरे बोलो, उसके बाद आप उसका हाथ वार मोड़ो तो बात अलग है, तो वो तो वर्क है। वो तो क्या है? तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जितनी एनर्जी एक्सचेंज हुई उसी का नाम हीट है, और बाकी सारा वर्क है। बाकी सारा क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू नॉन एज हीट, नॉन एज एक्सेप्ट हीट, एक्सेप्ट ऑल पार्ट ऑफ एनर्जी, ऑल पार्ट ऑफ नॉन एज वर्क, नॉन एज। ये बात सबको समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलो जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा सा गैसीय स्टेट पढ़ना है, थोड़ा सा क्या पढ़ना है? थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना चैप्टर समझ में नहीं आता, तो अपन इसी चैप्टर के अंदर उसी को पढ़ लेंगे। आगे बात में, चलो जी।